मेरी बहन और मैं दोनों एक ही समय पर दो सिस्टम के साथ जागे। एक था एलिमिनेशन सिस्टम, जो स्टैमिना को कंज्यूम करके किसी भी चीज को एलिमिनेट कर सकता था, जबकि दूसरा था होर्डिंग सिस्टम, जिसमें स्टोरेज स्पेस था। उसके बड़े भाई के रूप में मुझे बचपन से उसकी कमजोर सेहत पर तरस आता था, इसलिए मैंने स्टैमिना ड्रेन करने वाला एलिमिनेशन सिस्टम चुना और मेरी बहन ने होर्डिंग सिस्टम चुना। किसे पता था एक हफ्ते बाद अपोकलिप्स उतर आएगा। भयंकर ठंड और ज़ॉम्बी के झुंड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने बेतहाशा एलिमिनेशन सिस्टम से ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट किया और जल्द ही शहर का हीरो बन गया। इस बीच मेरी बहन केवल पीछे वेयरहाउस मैनेजर के रूप में काम कर सकती थी। एक ज़ॉम्बी होर्ड अटैक के दौरान मैं बुरी तरह घायल हो गया और जब मुझे जिंदा रहने के लिए सप्लाईज चाहिए थी, मैंने पाया कि मेरी बहन ने सेफ हाउस को लॉक कर दिया था। उसने मुझे ठंडी नजर से देखा और कहा, तुम हीरो क्यों बनते हो जबकि मैं वेयरहाउस मैनेजर बनकर फंसी हूँ। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली, मेरी बहन पहले ही एलिमिनेशन सिस्टम चुनने के लिए दौड़ चुकी थी। ये देखकर मुझे पता चल गया कि वो भी फिर से जन्मी है। मैं मुस्कुराया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि एलिमिनेशन सिस्टम किस कीमत की मांग करता है। एलिमिनेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने से भारी मात्रा में स्टैमिना कंज्यूम होता था। मेरी मजबूत काया के साथ भी इसे इस्तेमाल करने के बाद मैं ऐसा कमजोर हो जाता जैसे मैंने कोई गंभीर बीमारी झेली हो। और वो ये लाडली राजकुमारी जो एक बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल सकती, इसे एक बार इस्तेमाल करने पर शायद 3 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहेगी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने अपनी बहन को कहते सुना, एथन, मुझे लाल वाला चाहिए। जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने के छिन जाने से डरता है, वो जल्दी से दाईं ओर वाले एलिमिनेशन सिस्टम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसकी उंगलियां लाल आइकन को छुई, उसके चेहरे पर एक बेहद खुश मुस्कान फैल गई। इस जिंदगी में हीरो बनने की बारी मेरी है, जिसे सब एडमायर करें। फिर उसने मेरी तरफ आंखों में घमंड और तिरस्कार भरकर देखा। मूर्ख भाई, तुम्हें अभी पता नहीं है ना? मैंने सबसे मजबूत एबिलिटी ले ली है। इस जिंदगी में तुम वही होगे जो मुझसे भीख मांगोगे। मैं सीधा छोड़े गए होर्डिंग सिस्टम की ओर चला। क्लोई, क्या तुम पक्के हो कि तुम वही चाहती हो? ये एक कॉम्बैट टाइप जैसा लगता है। बहुत टफ काम। जो वो डिवाइन एबिलिटी समझ रही थी, उसे पाकर क्लोई का ईगो फूल गया था। उसने अपने बाल झटके और हल्की परिपक्वता के साथ कहा, एथन, मैंने सोच लिया है। तुमने मुझे पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट किया, तो इस बार मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। मैं सारी फाइटिंग और गंदा काम संभालूंगी। वो गोल्डन वाला शायद सिर्फ स्टोरेज स्पेस है, तुम्हारे जैसे मेटिकुलस इंसान के लिए परफेक्ट। तुम लॉजिस्टिक्स संभाल सकते हो, मुझे प्रोटेक्ट करो। मैंने अंदर ही अंदर ताना मारा। वो मुझे अपना टूल बनाना चाहती है और फिर जैसे मैंने पिछली जिंदगी में उसे प्रोटेक्ट किया, मुझसे हर एक फायदा निचोड़ लेना चाहती है। मैंने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़कर अपने सामने के गोल्डन सिंबल को हल्के से छुआ। एक गर्म गोल्डन रोशनी ने तुरंत मुझे घेर लिया। सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। होस्ट एथन, एबिलिटी इन्फिनिट होर्डिंग लेवल 1। अपोकलिप्स तक समय 167 घंटे 59 मिनट। इस बीच अपना सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड करने के बाद क्लोई उत्साह में हवा में हाथ लहराने लगी। कॉफी टेबल पर रखा क्रिस्टल एस्ट्रे तुरंत गायब हो गया। क्लोई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी छाती पकड़ ली और हांफने लगी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर पागल खुशी का भाव आ गया। ये असली है, ये सच में असली है। मेरे पास ये पावर है। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी निर्भरता नहीं थी, बल्कि खुला घमंड था। एथन, मैं थोड़ी टायर्ड हूँ, मुझे कुछ वाटर लाकर दो और वो बैंक कार्ड दे दो जो मॉम और डैड हमें छोड़ गए थे। मुझे कुछ चीजें खरीदने जाना है तैयारी के लिए। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी सर्वेंट को आदेश दे रही हो। इस बहन को देखते हुए, जिसने पिछली जिंदगी में मुझे अबिस में धकेल दिया था, मैंने धीरे से एक शब्द कहा, निकल जाओ। उस पल हवा जम गई। मेरी बहन के चेहरे की मुस्कान जम गई और उसे लगा शायद उसने गलत सुना। पूरी जिंदगी मैंने उसकी हर जिद पूरी की थी। एथन, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने रेड सिस्टम ले लिया, लेकिन मैं ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हूँ? मैंने कहा, बाहर निकलो। मैं खड़ा हुआ और क्लोई की तरफ नीचे देखा। और ये मेरा घर है। तुम्हारे पास 10 मिनट है अपना सामान पैक करने के लिए और निकल जाओ। क्या तुम पागल हो? क्लोई ने आखिरकार अपना नाटक छोड़ दिया। मैंने सबसे मजबूत एबिलिटी जागृत की है। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? अपोकलिप्स आ रहा है। सिर्फ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। अगर तुम अभी मुझे नाराज करोगे, तो जब तुम मुझसे भीख मांगोगे, तब भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। सोच रही थी कि मैं अभी भी पिछली जिंदगी की तरह उसके सामने घुटने टेकूंगा। मैं मुस्कुराया और क्लोई के पास जाकर उसे कोने में धकेल दिया। सबसे मजबूत एबिलिटी। मैंने अचानक उसके कान के पास दीवार पर जोर से मुक्का मारा। क्लोई चीखी और झुककर अपना सिर ढक लिया। तुम्हारी तथाकथित एबिलिटी, क्या बस तुम्हारे कुछ फटे कपड़े गायब करना है? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ एलिमिनेट कर सकती है, खाना क्रिएट नहीं कर सकती? 7 दिनों में तापमान -60 डिग्री तक गिर जाएगा। बिना खाना या कपड़ों के भले ही तुम एक पूरी इमारत एलिमिनेट कर दो, तुम ठंड से जम जाओगी और भूख से मर जाओगी। क्लोई का शरीर कांप गया। उसने सच में इस समस्या को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और चिल्लाई, तो क्या? मैं ताकत से ले लूंगी। जो मुझे सप्लाईज देने से मना करेगा, मैं उसे गायब कर दूंगी।
और तुम एक टूटे वेयरहाउस की रखवाली करके क्या करोगे? आखिर में तुम्हें मुझ पर ही निर्भर रहना होगा। ऐसा है तो तुम्हें शुभकामनाएं। मैं उससे और बात करने के लिए बहुत आलसी था। मैं दरवाजे तक गया और उसे खींचकर खोल दिया। अभी तुरंत निकल जाओ वरना मैं सिक्योरिटी से तुम्हें बाहर निकलवाऊंगा। मत भूलो ये अभी भी कानून वाला समाज है। मैं ट्रेसपासिंग के लिए पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। क्लोई ने मेरी दृढ़ पीठ को देखा। उसके चेहरे पर शौक उभरा। ठीक है, बहुत अच्छा। जब तुम इतने निर्दयी हो तो मुझे भी निर्दयी होने का दोष मत देना। जब अपकलिप्स आएगा मैं तुम्हें तुम्हारे कबार के ढेर के साथ मुझसे भीख मांगते हुए देखूंगी। एथन, इस पर पछताना मत। क्लोई कमरे में घुसी और जल्दबाजी में कुछ कपड़े और ज्वेलरी एक सूटकेस में ठूंस दिए। फिर गुस्से में उसे घसीटते हुए बाहर निकल गई। जाने से पहले उसने मुझे घूरा। इस जिंदगी में मैं तुम्हें अपने सामने कुत्ते की तरह मरते देखूंगी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं उस पर टिक गया और लंबी सांस ली। पहला कदम, रिश्ते तोड़ना पूरा। इस एहसान फरामोश से छुटकारा पाकर जो किसी भी समय मुझे धोखा देने को तैयार थी, अब मैं आखिरकार पूरी तरह खुलकर काम कर सकता था। फिर मैंने अपना फोन निकाला और समय देखा। 15 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे, बिल्कुल 7 दिन अपकलिप्स तक। मैंने अपना घर, जिसकी कीमत लगभग 8 मिलियन थी, ऑनलाइन 20% डिस्काउंट पर डाल दिया। हमारे माता पिता की इनहेरिटेंस के साथ मिलाकर इससे लगभग 11 मिलियन हो गए एक डूम्सडे फोर्ट्रेस बनाने के लिए जो -70 डिग्री ठंड और ज़ॉम्बी के झुंडों को सह सके और साथ ही कई जिंदगियों के लिए काफी सप्लाईज जमा कर सके। ये पैसा बिल्कुल भी पर्याप्त के करीब नहीं था। फिर मैंने बैंक को कॉल किया और अपने कंपनी शेयर्स को मौजूदा हाउस में मॉर्गेज कर दिया। मैंने कई प्राइवेट लेंडर्स को भी कॉल किए और सभी बड़े ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म्स और क्रेडिट कार्ड्स को मैक्स कर दिया। जैसे एक पागल सिर्फ एक दोपहर में मेरे पास 16 मिलियन लिक्विड फंड्स थे। ये पर्याप्त होना चाहिए। अपने बैंक अकाउंट में उन चक्कर देने वाली नंबर्स की श्रृंखला को देखते हुए मुझे कोई एक्साइटमेंट महसूस नहीं हुआ, केवल अर्जेंसी। पैसा सिर्फ बेकार कागज था। केवल सप्लाईज ही जान बचा सकते थे। मैंने एसयूवी चलाई जिसे मैंने अभी तक नहीं बेचा था, सीधे सबर्ब्स की ओर। मेरा टारगेट साफ था, पश्चिमी सबर्ब्स में छोड़ा हुआ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क। ये कभी शहर की सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी थी। बाद में छोड़ दी गई जब ओनर ने फंड्स का गबन किया और भाग गया। लोकेशन दूर दराज थी और चारों ओर खुला टेरेन था। बचाव करना आसान, अटैक करना कठिन। मेरी पिछली जिंदगी में इसे एक गैंग ने कब्जा कर लिया था और ये सबसे बड़े सर्वाइवर बेसेस में से एक बन गया था। इस जिंदगी में ये मेरा होगा। मैंने साइट की देखरेख कर रहे बूढ़े आदमी को ढूंढा और 20,000 कैश उसके सामने पटका। उसे बताया कि मैं इसे किराए पर लेना चाहता हूँ। आधे महीने के लिए एक हॉरर एस्केप रूम सेट करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ कीज। मोटी गड्डी बिल्स को देखते हुए बूढ़ा आदमी इतना चौड़ा मुस्कुराया कि उसके डेंचर्स लगभग गिर गए और बिना दूसरा शब्द बोले कीज दे दी। जैसे ही मुझे कीज मिली मैंने मेन गेट को लॉक कर दिया और विशाल अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में चला गया। हालांकि 2 साल से छोड़ा हुआ था, 10 मीटर अंडरग्राउंड होने से ये ठंडा और नम बना रहा। लगभग 3000 स्क्वायर मीटर्स के साथ 8 मीटर सीलिंग। सिस्टम स्कैन करंट स्पेस। मैंने मानसिक रूप से आदेश दिया, स्कैन कंप्लीट। सेमी एनक्लोज्ड अंडरग्राउंड स्पेस डिटेक्ट हुआ। सेफ हाउस रेनोवेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी। स्पेस एंकरिंग एक्टिवेट करें। एक बार एंकर होने के बाद ये स्पेस वास्तविक दुनिया में मटेरियल ट्रांसफर स्टेशन के रूप में काम करेगा। आप एक्सटर्नल मटेरियल्स को सीधे यहाँ टेलीपोर्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा से और सिस्टम स्पेस से मटेरियल्स यहाँ रिलीज कर सकते हैं। एंकर, लोकेशन सिक्योर्ड। अगला, इसे भरने के लिए मैं सीधे शहर के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल होलसेल मार्केट गया और शॉपिंग स्प्री शुरू कर दी। मेरी उन्मत्त परचेसिंग ने पूरे होलसेल मार्केट में सनसनी पैदा कर दी। एक रहस्यमय युवा आदमी होलसेल में ऐसे खरीद रहा था जैसे वो डूम्सडे के लिए होर्डिंग कर रहा हो। यहाँ तक कि मार्केट मैनेजमेंट का ध्यान भी खींच लिया। लेकिन मेरी कहानी तैयार थी। मैंने उन्हें बताया कि ये दूर दराज पहाड़ी इलाकों में कई बड़े माइंस के लिए वार्षिक सप्लाई स्टॉकपाइलिंग है और पहाड़ों को बंद किए जाने वाले हैं। इसलिए सब कुछ अगले कुछ दिनों में तैयार होना चाहिए। इस युग में जहाँ पैसा रास्ता बनाता है, जब तक पैसा सही था, चाहे बहाना कितना भी बेकार हो, कोई न कोई उसे कामयाब बनाने में मदद करेगा। जैसे ही रात हुई, सप्लाई से लदे हैवी ट्रक्स का पहला बैच छोड़े गए पश्चिमी सबर्ब्स फैक्ट्री में पहुंचा। सभी वर्कर्स के अनलोड करके जाने के बाद मैंने फिर से आयरन गेट लॉक कर दिया। विशाल कोल्ड स्टोरेज सप्लाई से भरा हुआ था जो छोटे पहाड़ों की तरह ढेर थे। मैं 5 मीटर ऊंचे चावल के ढेर के पास गया, अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली नीचे वाले बैग स्टोर पर रखी। तुरंत 50 टन चावल हवा में गायब हो गए। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना के साथ सिस्टम स्पेस में प्रवेश किया। उस अनंत सफेद स्पेस में 50 टन चावल हवा में शांत तैर रहे थे, पहले वाली स्टैक शेप बनाए रखते हुए। यहाँ समय स्थिर था, 100 साल बाद भी ये चावल उतना ही ताजा पकेंगे। कमाल, ये एहसास कि सब कुछ मेरी पकड़ में है, सब कुछ कंट्रोल करना नशे जैसा था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। -60 डिग्री ठंड में बिना हीट सोर्स के ये खाना पत्थरों की तरह जम जाएगा। मैंने दोस्तों से संपर्क किया, 10,000 टन स्मोकलेस कोल और डीजल खरीदने के लिए, साथ में सोलर पैनल्स और जनरेटर्स। 7 दिन बचे थे। मुझे न केवल इस कोल्ड स्टोरेज में
10 जिंदगियों के लिए पर्याप्त खाना जमा करना था, बल्कि इसे एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड फोर्ट्रेस में बदलना था जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब भी ब्रीच न कर सके। तभी मेरे फोन में क्लो का मैसेज आया। ये उसकी और उसके सीनियर रायन की एक फोटो थी जो एक महंगे फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे थे। बेचारा भाई, बाहर निकाले जाने के बाद क्या तुम अब इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो? रायन और मैं अपनी नई जिंदगी मना रहे हैं। अगर तुम अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हारे साथ एक टुकड़ा ब्रेड शेयर करने पर विचार कर सकती हूँ। मैंने स्क्रीन की ओर देखा, मेरे होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान। खाओ, खूब खाओ, ये आखिरी खाना है जिसे तुम कभी ह्यूमन फूड कह पाओगे। मैंने कैजुअली 2 शब्दों में रिप्लाई किया, वार्म रहो। फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया और अपना फोन बंद कर दिया। मैं दूसरी मंजिल के सस्पेंडेड आयरन वॉकवे पर खड़ा था, दर्जनों वर्कर्स को स्टील बीस्ट के पेट में चींटियों की तरह भागते हुए देख रहा था। बॉस, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज्यादा नहीं है? बोलने वाला था ब्लेक, शहर का सबसे रिसोर्सफुल कॉन्ट्रैक्टर, जो अब कब से पीड़ित जैसा लग रहा था, अपने हाथ में घने डिटेल्ड ब्लूप्रिंट को घूरते हुए। 50 सेंटीमीटर मोटी एरोस्पेस ग्रेड एरोगल इंसुलेशन हर जगह, 2 परतों वाली 20 मिलीमीटर बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट से लाइंड, और आप चाहते हैं कि सभी वेंटिलेशन बंद हो सिवाय 2 एयर इंटेक्स के जिनमें एनबीसी फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हो। ब्लेक ने अपने माथे का पसीना पोंछा। भाई, ये सस्ता नहीं होगा। पैसा पहले से आपके अकाउंट में है, 5 मिलियन एडवांस। मुझे ये 3 दिनों में पूरा चाहिए। सभी मटेरियल स्टॉक में होने चाहिए, और अगर नहीं तो उन्हें अन्य कंस्ट्रक्शन साइट से निकालो। मैं अंतर का 3 गुना भुगतान करूंगा। मैंने मुड़कर ब्लेक की आंखों में देखा। केवल एक नियम, क्यों मत पूछो, फोटोज मत लो, सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करो। काम पूरा होने पर अतिरिक्त 2 मिलियन हॉश मनी। ब्लेक का एडम्स एप्पल जोर से उछला 7 मिलियन, उसके सामान्य 2 साल के प्रॉफिट के बराबर हो गया। बॉस, आप मेरे पिता जैसे हैं। जब आप इतने उदार हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं 3 दिनों में पूरा नहीं करता तो आप मेरा सिर मोड़कर उतार सकते हैं और उसे सॉकर बॉल की तरह यूज कर सकते हैं। ब्लेक के फूले हुए शरीर को दूर जाते हुए देखते हुए मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जो मैं बना रहा था वो सिर्फ एक शेल्टर नहीं था, बल्कि एक इकोसिस्टम था जो अपकलिप्स से स्वतंत्र था। मैं फैक्ट्री के कोने की ओर चला जहां स्पेशल कार्गो का एक बैच अभी अभी डिलीवर हुआ था। बड़े लकड़ी के क्रेट्स को खोला गया, अंदर गहरे मेटालिक चमक को दिखाते हुए। ये साधारण स्टील मटेरियल्स नहीं थे, बल्कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस जनरेटर्स और मिलिट्री ग्रेड ब्लास्ट प्रूफ ग्लास थे, जो स्पेशल चैनल्स के जरिए प्राप्त किए गए थे। शुरुआती अपकलिप्स में सबसे डरावनी चीज ज़ॉम्बीज नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव था। जब भूख और ठंड लोगों को जानवरों में बदल देती थी, साधारण रोल अप डोर्स मॉब्स के सामने कागज जितने कमजोर थे। सिस्टम, इन सभी बिल्डिंग मटेरियल्स को स्टोर करो और उनकी पोजीशंस को ब्लूप्रिंट के अनुसार एडजस्ट करो। वर्कर्स के डिनर ब्रेक के दौरान मैंने हल्के से भारी ब्लास्ट प्रूफ ग्लास को छुआ और दर्जनों टन्स मटेरियल्स तुरंत गायब हो गए। फिर सिस्टम के सटीक कंट्रोल के तहत वे बिना किसी गैप के फैक्ट्री के शीर्ष पर स्काईलाइट पोजीशंस में खुद को एम्बेड कर गए। जैसे ही आखिरी कंस्ट्रक्शन व्हीकल चला गया, विशाल आयरन गेट धीरे धीरे बंद हो गया। उस स्टील फोर्ट्रेस के केंद्र में खड़ा, जो पूरी तरह मेरा था, कमरे को देखते हुए जो सप्लाई से पहाड़ों की तरह भरा था। पर्याप्त नहीं, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं। मैंने अपने फोन बैलेंस को चेक किया, 5 लाख से कम बचा था। वैध चैनल्स के जरिए मेरी परचेसिंग पावर खत्म हो चुकी थी। अगला आया शून्य खरीदारी की रात। सुबह 2 बजे ईस्ट हार्बर बॉन्डेड लॉजिस्टिक सेंटर में। ये शहर का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन हब था, जिसमें हजारों शिपिंग कंटेनर्स ब्लॉक्स की तरह ढेर थे डॉक्स पर, जो दुनिया भर के प्रीमियम गुड्स से भरे थे। उस रात मैंने लगभग बॉन्डेड जोन के आधे हाई वैल्यू वेयरहाउस खाली कर दिए, जब तक कि मेरे दिमाग में हल्का चुभने वाला दर्द मुझे मेंटल एनर्जी के अधिक उपयोग की चेतावनी नहीं दे गया। मैंने अनिच्छा से रुक गया। जैसे ही मैं जाने वाला था, इंजन्स की अचानक गर्जना ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। कई काले मॉडिफाइड एसयूवीज बंदरगाह में घुसे, थोड़ी दूरी पर एक छिपे हुए वेयरहाउस के सामने रुकते हुए। कार के दरवाजे खुले और एक दर्जन टैटू वाले गुंडे बाहर निकले। आगे एक गंजा आदमी जोर से अपने लोगों को डांट रहा था। सामान हिलाओ, जल्दी करो, ड्रैगन ने कहा। शिपमेंट आज रात ही हिलना चाहिए। अधिकारी कड़ी नजर रख रहे हैं। जिन बॉक्सेस को वे हिला रहे थे उन पर स्पष्ट हैजर्डस मटेरियल चेतावनी थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सिस्टम एक्टिवेट किया। लॉन्ग रेंज स्कैनिंग, स्कैन रिजल्ट्स, टीएनटी एक्सप्लोसिव्स, डेटोनेटर्स, इंडस्ट्रियल नाइट्रिक एसिड, म्यूनिशंस। मेरा दिल एक पल को रुक गया। ये ब्लैक शार्क गैंग का स्मगलिंग पॉइंट था, सबसे बड़ा लोकल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। उस टीएनटी को देखते हुए, जो न केवल ज़ॉम्बीज को उड़ा सकता था, बल्कि किसी भी डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन को ब्रीच कर सकता था। मैंने अपने होंठ चाटे। ये एक उपहार है जो सीधे मेरे दरवाजे पर पहुंचा है। इन एक्सप्लोसिव्स के साथ मेरे पास मेरा अंतिम ट्रम्प कार्ड होगा। चूंकि मैं इस पर ठोकर खा चुका था, मैं शिष्ट नहीं रहूंगा। मैंने चुपचाप सिस्टम स्पेस के गुणों का उपयोग किया, वेयरहाउस के पीछे तक जाने के लिए, और पतली कलर स्टील प्लेट दीवार पर अपना हाथ रखा। ये दूरी सिस्टम के कलेक्शन रेंज के भीतर पूरी तरह थी। सिस्टम, वेयरहाउस के अंदर सभी एक्सप्लोसिव्स पर लॉक करो और उन्हें कलेक्ट करो। अंदर कार्गो हिला रहे गुंडों ने केवल एक फ्लैश देखा
और उनके हाथों में भारी बॉक्सेस अचानक गायब हो गए। हवा अचानक शांत हो गई। 1 दर्जन से अधिक गैंग मेंबर्स जमे रह गए, उठाने की स्थिति में खाली हवा को पकड़ते हुए, एक दूसरे को हैरानी से घूरते हुए। ये क्या? बॉक्सेस कहाँ गए? ये पागलपन है। ड्रैगन, हमारे पास समस्या है। सामान गायब है, सब गायब। गंजा नेता दौड़कर आया और खाली वेयरहाउस को घूरने लगा। उसका चेहरा गुस्से से डर में और फिर अस्तित्व संकट में बदल गया। कौन? किसने ये किया? बाहर आओ। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और हवा में बेतरतीब लहराई। तब तक मैं पहले ही अराजकता का फायदा उठाकर बंदरगाह की परिमीटर दीवार पर चढ़ गया था और रात में गायब हो गया। 24 घंटे की उल्टी गिनती। अपने आखिरी दिन पर शहर अब भी व्यस्त था। किसी को पता नहीं था कि ये पुरानी दुनिया की अंतिम संध्या थी। मौसम विभाग ने एक नीली कोल्ड वेव वार्निंग जारी की। अगले दिन तापमान 10 से 15 डिग्री गिरने का अनुमान लगाते हुए किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ज्यादा से ज्यादा वे एक अतिरिक्त परत लंबे अंदरूनी कपड़े पहन लेते। मैं फिर बाहर नहीं गया। पश्चिमी सबर्ब्स फोर्ट्रेस में रहकर अंतिम जांच करता रहा। सभी दरवाजे और खिड़कियां वेल्ड करके बंद कर दिए गए थे। केवल एक मेन एंट्रेंस छोड़ा गया था। मैंने आखिरी बार अपना फोन खोला सोशल मीडिया चेक करने के लिए। क्लोई ने 1 घंटा पहले अपडेट पोस्ट किया था। हालांकि सर्दी आ रही है। मेरा दिल वार्म है। सरप्राइज के लिए धन्यवाद रायन। भविष्य उज्जवल है। कुछ लोग बस अपने गंदे पैसे के साथ सड़ सकते हैं। मैं चमकते हुए मुस्कुराया। मैंने उसे लाइक किया, फिर कमेंट किया। जब तक कर सकते हो आनंद लो। तभी बाहर की हल्की बारिश अचानक रुक गई। तुरंत बाद पिंग पोंग बॉल के आकार का एक ओला ब्लास्ट प्रूफ ग्लास पर जोर से टकराया। फिर दूसरा, तीसरा। ओले गोलियों की तरह बरसने लगे। इसके बाद तेज हवाएं आई और तापमान गिर गया। एक इमरजेंसी न्यूज अलर्ट मेरे फोन स्क्रीन पर आया। ताजा खबर, एक सुपर पोलर वॉर्टेक्स के कारण अगले 3 घंटों में वैश्विक तापमान 50 डिग्री गिर जाएगा। सभी नागरिक तुरंत घर लौटें। तुरंत। ये अभ्यास नहीं है। अपोकलिप्स आ चुका था। सिर्फ 10 मिनट में बाहर की दुनिया का रंग बदल गया। सड़क की सतह बेहद कम समय में मोटी काली बर्फ से जम गई। 1 दर्जन कारें टकराईं, तुरंत आग की लपटों में फट पड़ी। लेकिन लपटें फैलने से पहले अत्यधिक ठंड ने उन्हें दबा दिया, उन्हें एक अजीब स्थिति में जमा दिया। कारों के अंदर लोग दरवाजे खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे जमे हुए बंद थे। किसी ने कार की खिड़की तोड़ी और बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर की हवा को छुआ, ऐसा लगा जैसे उनकी सारी गर्मी खींच ली गई हो। उनकी हरकतें तुरंत सख्त हो गई। उनके चेहरे पर भयभीत भाव जम गया, एक जीवित जैसे बर्फ की मूर्ति में बदलते हुए। अंदर का थर्मोमीटर दिखा रहा था कि बाहर का तापमान -30 डिग्री से नीचे गिर चुका था और अभी भी प्रति मिनट 1 डिग्री की दर से गिर रहा था। सेफ हाउस के अंदर तापमान 24 डिग्री पर स्थिर था। मैंने अपनी जैकेट उतार दी, केवल एक पतली टी शर्ट पहने हुए और एक परफेक्ट तरीके से सियर किया हुआ वागू का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। आरामदायक। इस बीच डाउनटाउन के एक हाई एंड अपार्टमेंट में क्लो ने खुद को अपने नए खरीदे गए कश्मीर ब्लैंकेट में लपेट लिया। फिर भी अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। अभी अभी पूरे कॉम्प्लेक्स का हीटिंग सिस्टम पाइप फटने के कारण कोलैप्स हो गया था और अंदर का तापमान -5 डिग्री तक गिर गया था। हालांकि अभी घातक नहीं था। लाडली खलोए के लिए ये पहले से ही नरक था। रायन, कुछ सोचो, हम जमकर मर जाएंगे। उसने अपने पास बैठे रायन को धक्का दिया। रायन भी बुरी तरह ठंड से जूझ रहा था। घबराहट में अपने सारे कपड़े पहन रहा था। बकवास बंद करो, मुझे भी ठंड लग रही है। ये बेकार मौसम इतना अचानक बदल गया। जल्दी कुछ हीट पैक्स ढूंढो। हीट पैक्स उस बॉक्स में है। क्लो ने कोने की ओर इशारा किया। उन्होंने इधर उधर टटोल कर खोजा। केवल 10 से कम हीट पैक्स बचे मिले। रात भर चलने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं। रुको, तुम्हारा भाई, क्या उसके पास पैसा नहीं है? वो जरूर किसी लग्जरी होटल में होगा या हीटिंग इक्विपमेंट खरीद चुका होगा। जल्दी कॉल करो। क्लो ने इस जीवन रेखा को डूबते हुए व्यक्ति की तरह पकड़ लिया, कांपते हाथों से मेरा नंबर डायल करते हुए। माफ कीजिए, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो स्विच ऑफ है। धत। क्लोई ने गुस्से में अपना फोन सोफा पर फेंक दिया। उस कमीने ने अपना फोन बंद करने की हिम्मत की। घबराओ मत, घबराओ मत। रायन की आंखें चमकी। मुझे याद आया, मैंने तुम्हारे भाई को साउथ सिटी होलसेल मार्केट में पहले देखा था। मैं दूर था, लेकिन मैंने उसे बार बार पश्चिमी सबर्ब्स और एक फैक्ट्री का जिक्र करते हुए सुना। वहाँ एक छोड़ी हुई फैक्ट्री है। ऐसे समय में वो जरूर वहाँ छिपा होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन बाहर की बर्फ बहुत भयानक है। क्लो ने बाहर के डरावने ब्लिजर्ड को देखा, हिचकिचाते हुए। न जाना मतलब मरने का इंतजार करना। बर्फ जल्दी रुकने वाली नहीं है। कुछ और घंटों में यहाँ के पाइप फट जाएंगे। हमारे पास हीट वाली कार है और एक बार हम तुम्हारे भाई को ढूंढ ले, तुम्हारे सिस्टम और मेरे दिमाग के साथ हम आसानी से उसे गिरा सकते हैं। फिर उसकी सप्लाईज हमारी होंगी। लालच ने डर पर जीत हासिल कर ली। दोनों ने अपने सारे कपड़ों में खुद को लपेटा और मुश्किल से नीचे उतरे। कार में कूदते हुए कार स्टार्ट हुई और जब वार्म हवा निकली, दोनों ने राहत की सांस ली। चलो पश्चिमी सबर्ब्स चलते हैं। क्लो की आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। जब हम एथन से मिलेंगे, मैं उसे बर्फ में घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवाऊंगी। उसे पहले की बदतमीजी के लिए मुझसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। इस बीच पश्चिमी सबर्ब्स में मैं सर्वेलेंस स्क्रीन के एक कोने को घूर रहा था। वहां कुछ आवारा कुत्ते एक साथ सिमटे हुए थे, कांपते हुए। अचानक
एक कुत्ते का शरीर हिंसक रूप से झटका खाने लगा। उसकी आंखें तुरंत खून से भर गई, गहरे लाल रंग में बदलती हुई। एक चुभती हुई अमानवीय चीख बंजर इलाके में गूंजी और वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कुत्ता अपने साथियों पर बेरमी से झपट पड़ा। खून बर्फ पर छिटका, तुरंत लाल बर्फ के क्रिस्टल में जम गया। ये कोई साधारण वायरस नहीं है, ये एक्सट्रीम कोल्ड ज़ॉम्बी वायरस है। उन्हें ठंड से डर नहीं लगता। जितनी ठंड बढ़ती है वे उतने ही ज्यादा उत्साहित होते हैं। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी। आखिरकार आ गया। मैं खड़ा हुआ और कंट्रोल पैनल तक चला गया और लाल बटन दबाया। लेवल 1 अलर्ट, डिफेंस मोड एक्टिवेट। पहली परिधि डिफेंस लाइन की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस तुरंत चालू हो गई। नीली आर्क्स ब्लिजर्ड में चटक रही थी। मैंने अपना वाइन ग्लास उठाया और सर्वेलेंस स्क्रीन पर ब्लिजर्ड की ओर टोस्ट किया। नरक में स्वागत है मेरे मेहमानों। पश्चिमी सबर्ब्स का ब्लिजर्ड एक सफेद आपदा में बदल गया था, जिसमें दृश्यता 5 मीटर से कम थी। एक सफेद BMW X5 जैसे एक नशे में धुत व्यक्ति की तरह मुश्किल से उस सड़क पर रेंग रही थी, जहां बर्फ पहले ही आधा मीटर गहरी थी। हम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या तुमने नहीं कहा था कि ये सिर्फ 20 किलोमीटर है? क्लोई पैसेंजर सीट में 2 डाउन कंफर्टर्स में लिपटी बैठी थी, फिर भी इतनी ठंड की उसके दांत जोर से किटकिटा रहे थे। बकबक मत करो। रायन के स्टीयरिंग व्हील पर हाथों ने पूरी तरह से महसूस करना खो दिया था, बैंगनी नीले फ्रॉस्ट बाइट से ढके हुए। GPS कहता है कि ये बस आगे है। धत, मुझे सड़क बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। एक तेज क्रैक की आवाज आई और कार का बॉडी अचानक धंस गया, फिर पूरी तरह रुक गया। नीचे का हिस्सा सड़क के बीच में बर्फ के सख्त टुकड़े पर अटक गया था। कार खराब हो गई। रायन ने हताश होकर स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसे सख्त लेदर कवर से टकराया, जिससे वो दर्द से कराह उठा। क्या? क्लोई चीखी। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ मर जाऊं? रायन, तुम बेकार के। चुप रहो। अगर तुम इतनी काबिल हो तो तुम चलाओ। रायन भी फट पड़ा। जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसके सामान्य दिखावे को हरा दिया। बाहर निकलो। आगे वो काला साया फैक्ट्री होना चाहिए। हम पैदल चलेंगे। अब दोनों के पास कोई और विकल्प नहीं था। कार में रहना मतलब जमकर मरना। उन्होंने कंफर्टर्स कसकर लपेटे और 2 अनाड़ी पेंगुइन की तरह ब्लिजर्ड में लड़खड़ाते हुए निकल पड़े। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके फेफड़े जम रहे हैं। हर सांस एक धीमी यातना। 500 मीटर, जो आमतौर पर कुछ मिनट की पैदल दूरी होती है, उन्हें पूरा आधा घंटा लग गया। जब वो छोड़ी हुई फैक्ट्री का स्टील बीस्ट उनके सामने दिखाई दिया, दोनों लगभग घुटनों के बल रेंगते हुए मेन गेट तक पहुंचे, लेकिन उनके सामने का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर गया। ये कोई छोड़ी हुई फैक्ट्री नहीं थी, ये स्पष्ट रूप से एक स्टील फोर्ट्रेस था। पहले की जर्जर लाल ईंट की दीवारें पूरी तरह सिल्वर ग्रे मेटल प्लेट से ढकी हुई थी। क्लो विशाल ठोस स्टील गेट की ओर दौड़ी, दरवाजे पर बेतहाशा मुक्के मारते हुए। एथन, एथन, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। एथन, ये क्लोई है। मैं जमकर मर रही हूँ। कृपया मुझे अंदर आने दो। एथन, ये रायन है। हम परिवार हैं। तुम हमें मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? दोनों ने अपनी आवाजें बैठ जाने तक चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाजें जल्दी ही चीखती हुई हवा में खो गई। अंदर मैं एक विशाल लेदर सोफा पर बैठा था, सर्वेलेंस स्क्रीन्स की दीवार के सामने। उन पर 2 धुंधले थर्मल इमेजिंग लाल साई गेट से ऐसे चिपके हुए थे जैसे 2 दयनीय मक्खियां। मेरे बगल में एक छोटे तांबे के बर्तन में लाल तेल उबल रहा था, एक बेहद लुभावनी मसालेदार खुशबू छोड़ते हुए। सिस्टम, बाहरी स्पीकर्स चालू करो। मैंने शांत स्वर में आदेश दिया। एक्टिवेट। बाहर का स्पीकर एक क्रैकलिंग आवाज निकालता है, जिससे दोनों चौंक जाते हैं। फिर एक आलसी शांत आवाज जिसमें हल्की सी मजाक की झलक थी ब्लिजर्ड के बीच गूंजती है। कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता आधी रात में लोगों को परेशान करना इलीगल है? ये आवाज सुनते ही खलोए के चेहरे पर तुरंत आंसू बहने लगे। एथन, मैं हूँ, तुम्हारी बहन। दरवाजा खोलो। यहाँ बहुत ठंड है। हम मर रहे हैं। बहन? हाँ। मेरी आवाज बिना जल्दबाजी के रही, साथ में चूसने की आवाज। ये डक इंटेस्टिन थोड़ा ज्यादा पक गया है। तुमने कहा तुम कौन हो? बाहर। क्लोई लगभग घुट गई। मैं यहाँ कुत्ते की तरह जम रही हूँ और तुम अंदर हॉट पॉट खा रहे हो, और डक इंटेस्टिन भी। उस कमबख्त स्वादिष्ट खुशबू ने उसके मुंह में तुरंत पानी ला दिया। उसका पेट गद्दारी करते हुए गुर्राने लगा। एथन, बेवकूफ मत बनो। मुझे पता है तुम सुन सकते हो। मैं क्लोई हूँ, तुम्हारी इकलौती बहन। अभी दरवाजा खोलो। एक बार मैं अंदर आ जाऊं, मैं पहले की हर चीज समझाऊंगी। ये सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी, माइक्रोफोन उठाया और स्क्रीन पर उस विकृत चेहरे को देखा। मेरी नजर अचानक ठंडी हो गई। मुझे निकल जाने को कहना एक गलतफहमी थी, या ये कहना कि तुम मुझे अपने सामने कुत्ते की तरह मरने दोगी भी एक गलतफहमी थी? वो बस गुस्से में कहा था। क्लोई घबरा गई। एथन, तुम एक आदमी हो। तुम इतने छोटे दिल के क्यों हो? मैं पहले गलत थी। मैं अब माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ करो। ठीक है, अब दरवाजा खोलो। ये माफी नहीं थी, ये उसके दिमाग में एक आदेश था। जब तक वो सिर झुकाकर वे 3 शब्द कह दे, मुझे उसे माफ करना ही था। 20 साल से यही नियम था। अफसोस, अब नियम बदल चुके थे। अगर माफी काम करती तो हमें पुलिस की क्या जरूरत होती? मैंने तिरस्कार से हंसी उड़ाई। क्यों न तुम अपनी सबसे मजबूत एबिलिटी आजमाओ? क्या तुम्हारे पास एलिमिनेशन सिस्टम नहीं है? ये शब्द क्लों पर बिजली की तरह गिरे। सही, मेरे पास एबिलिटी है। मुझे उससे भीख क्यों मांगनी चाहिए? ठीक है, अगर तुम नहीं खोलोगे तो मैं खुद खोलूंगी।
बाद में मुझसे भीख मत मांगना। क्लो की आंखों में एक क्रूर चमक उभरी और उसने गहरी सांस ली। उसके शरीर में ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसने अपना जमी हुआ हाथ स्टील डोर पर दे मारा। एलिमिनेट। उसकी हथेली से एक लाल रोशनी निकली, डोर पर जोर से टकराई। हालांकि गेट के गायब होने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। इसके बजाय लाल रोशनी ऐसे थी जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराई हो, तुरंत पलट गई, जिससे क्लो का हाथ सुन्न हो गया और वो पीछे बर्फ में गिर गई। सिस्टम वार्निंग, टारगेट ऑब्जेक्ट डेंसिटी बहुत ज्यादा और हाई एनर्जी रीइंफोर्स्ड स्पेस एंकरिंग से प्रोटेक्टेड। होस्ट का वर्तमान लेवल एक एलिमिनेशन नहीं कर सकता। जबरदस्ती एलिमिनेशन के लिए लाइफ फोर्स कंजम्पशन की जरूरत। क्लोई अविश्वास में उस अचल डोर को घूरती रही। मेरा सिस्टम सबसे मजबूत है, मैं कैसे? मैं एक दरवाजा भी नहीं खोल सकती। मेरी निर्दयी हंसी स्पीकर से आई। तुम्हें बताना भूल गया, इस डोर पर मुझे 5 मिलियन एरोस्पेस ग्रेड एलॉय खर्च करना पड़ा और मेरा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम को काउंटर करता है। तुम्हारा एलिमिनेशन मेरे होर्डिंग को एलिमिनेट नहीं कर सकता। अब निकल जाओ। मेरे दरवाजे के सामने की बर्फ गंदी मत करो। स्पीकर बंद हो गया। फिर गेट के ऊपर फ्लड लाइट्स अचानक जल उठीं। 2 तेज रोशनी सीधे उनके चेहरों पर पड़ी, जिससे वे अपनी आंखें खोल नहीं पाए। क्लो बर्फ में बैठी थी, उस ठंड को महसूस करते हुए जो उसकी हड्डियों तक घुस रही थी। उस दरवाजे को घूरते हुए जो कभी नहीं खुलेगा, पहली बार असली निराशा महसूस कर रही थी। आधा घंटा बीत गया। क्लो और राय नहीं गए क्योंकि कार खराब थी। वे केवल फैक्ट्री गेट के पास हवा से बचने वाले कोने में सिमट सकते थे। अब हम क्या करें? मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे। खलोए के होंठ गहरे बैंगनी हो गए थे। उसकी पलकें बर्फ के कणों से ढकी थी। रायन और भी बुरी हालत में था। उसने अपने कुछ कपड़ों में से एक खलोए को दे दिया था और अब उसका पूरा शरीर जोर से कांप रहा था। उसकी आंखें धुंधली होने लगी थी। सोना मत, अगर तुम सो गए तो तुम नहीं जागोगे। तभी ऊपर से एक इतनी गहरी खुशबू आई कि आत्मा बाहर निकल जाए। दोनों ने मुश्किल से अपने सिर उठाए। कुछ चाहिए? मैं दूसरी मंजिल की टेरेस पर खड़ा था, अधूरा हॉट पॉट का कटोरा पकड़े हुए। एथन, कृपया मुझे बस एक घूंट दे दो, बस एक घूंट गरम सूप। रायन आखिर टूट गया, बर्फ में घुटनों के बल बैठकर ऊपर की ओर पागलों की तरह झुकते हुए। मैंने तुम्हें पहले बास्केटबॉल भी सिखाया था। पुराने समय के लिए मुझे बचा लो। मैं हंसा और कैजुअली ताजा पका हुआ फैटी बीफ का टुकड़ा उठाया। जब तुमने मुझे पहले बाहर बंद किया था, तब क्या तुमने पुराने समय की बात की थी? फिर मैंने अपना हाथ छोड़ दिया और वो गरम तेल टपकता बीफ का टुकड़ा दोनों के सामने गंदी बर्फ में गिर गया। रायन लगभग स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन क्लोई तेज थी। उस बर्फ से ढके मांस के टुकड़े को झपटकर सीधे अपने मुंह में डाल लिया, बिना चबाए निकल गई। उस एक पल की गर्मी ने उसे संतुष्टि से कराहने पर मजबूर कर दिया। स्वादिष्ट? हाँ, बहुत अच्छा। क्लो ने सिर हिलाया, आंसू बहते हुए। जब खा लिया है, अब निकल जाओ। मेरे सिक्योरिटी सिस्टम ने कुछ छोटे दोस्तों को डिटेक्ट किया है जो अभी की खुशबू से आकर्षित हुए हैं। इससे पहले कि दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, दूर ब्लिजर्ड में कई जोड़ी चमकती हरी आंखें अचानक दिखाई दी। धीमी गुर्राहट हवा के साथ आई। वे म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कुत्ते हैं, भागो। राय ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी। खलोए को पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन पूरी तरह बर्फ और बर्फ से ढकी थी और दोनों फिसल गए, जोर से मुंह के बल जमीन पर गिरते हुए। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता झपटा। उसका खुला मुंह सीधे रायन की जांघ की ओर था। बचाओ एथन, मुझे बचाओ। रायन एक कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है क्योंकि वो कुत्ते को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव दर्द महसूस नहीं करता। इस निर्णायक पल में एक क्रूरता की चमक रायन की आंखों में गुजरती है। वो अचानक अपने पास वाली क्लो को पकड़ता है और उसे जोर से कुत्ते के मुंह की तरफ धक्का देता है, जबकि खुद लुढ़ककर सुरक्षित जगह पर चला जाता है। तुम क्या कर रहे हो? क्लो डर से चीखती है। सड़े हुए जबड़े उसके गले को फाड़ने ही वाले हैं। जीवन और मृत्यु के इस एक पल में जीवित रहने की प्रवृत्ति डर पर जीत जाती है। खलोए उस झपटते कुत्ते के सिर पर नजरें गड़ा देती है। जैसे ही उसके दिमाग में लाल आइकन बेतहाशा चमकता है, वो अपने मन में दहाड़ती है, एलिमिनेट। विशाल टिबेटन मैस्टिफ का सिर पूरी तरह मिट जाता है, बस 1 सेंटीमीटर दूर खलोए की नाक से। केवल एक सिरविहीन लाश भारी धड़ाम से खलोए पर गिरती है, लगभग उसके फेफड़ों से हवा निकालते हुए। होस्ट एलिमिनेटेड। टियर एक म्यूटेंट। एक्सपीरियंस प्राप्त 10 पॉइंट्स। स्टैमिना डिप्लीशन वार्निंग। क्लोई को महसूस होता है उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसकी नजर अंधेरी हो जाती है और वो लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन वो बच गई है। ये छोटा सा शो दिलचस्प होता जा रहा है। मैं दूरबीन नीचे करता हूँ, मेरी आंखों में मनोरंजन की झलक। चूंकि तुम जाना नहीं चाहते, मुझे तुम्हें मुक्ति की ओर इशारा करने दो। मेरी आवाज फिर से गूंजती है, एक दानवी आकर्षण लिए हुए। 200 मीटर पूर्व वहाँ एक सिक्योरिटी बूथ है। आज रात जीवित रहने का तुम्हारा यही एक मौका है। इसके साथ खिड़की पूरी तरह बंद हो जाती है, पीछे छोड़ते हुए केवल 2 आकृतियां अंधेरे में कांपती हुई और उनके चारों ओर इकट्ठी होती और भी ज्यादा हरी आंखें। बूथ की तरफ बढ़ो। क्लो कुत्ते की लाश को हटाती है और लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है। वो रायन की तरफ देखती भी नहीं, उसे वो धक्का याद है। आखिरी सेकंड में जब ज़ॉम्बी कुत्ते पास आते हैं, दोनों बेतहाशा उस जर्जर सिक्योरिटी बूथ की ओर भागते हैं। बूथ छोटा और हवा से भरा है। वे मुश्किल से खिड़कियों को, फेंके गए तख्तों
और पुराने अखबारों से बंद कर पाते हैं। क्लोई, क्या तुम ठीक हो? रायन पास आता है, उसकी हथेली पकड़ने की कोशिश करता है, एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ। अभी मैं कुत्ते को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें नहीं। गलत मत समझो। उस घटना के बाद उसका मासूम चेहरा आखिरकार टूट जाता है। नीचे छुपा स्वार्थी ठंडा स्वभाव सामने आता है। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या है रायन। अब से अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की, मैं तुम्हारा सिर भी उसी कुत्ते की तरह गायब कर दूंगी। रायन जम जाता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए नफरत चमकती है, लेकिन वो तुरंत छुपा लेता है। वो जानता है खलोए अब उस भयानक एलिमिनेशन सिस्टम को संभालती है। उसे मारना उसके लिए आसान होगा, वो केवल सह सकता है। इसी बीच सेफ हाउस में मैं अपने हाथ में एक टैबलेट पकड़े हूँ। हालांकि पब्लिक नेटवर्क बंद है, मेरा मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट रिसीवर अभी भी ग्लोबल सिग्नल्स पकड़ता है। दुनिया भर की खबरें स्क्रीन पर चल रही है। पूर्वी क्षेत्र के लिए आपात घोषणा। सरकार ने हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया है। देश भर में ऑफिशियल शेल्टर्स अब खुले हैं। जीवित लोग कृपया निकटतम लोकेशन पर जाएं। सिटी शेल्टर लोकेशन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर शेल्टर 7। मैं उन कोऑर्डिनेट्स को घूरता हूँ। अपने पिछले जीवन में वो जगह वास्तव में शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा ऑफिशियल स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, लेकिन ठीक इसलिए क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लोग थे। सप्लाईज तेजी से खत्म हो गई और अव्यवस्थित प्रबंधन के साथ 1 महीने के अंदर कुख्यात ग्रेनरी रायट भड़क उठा। हजारों लोग मारे गए। लगता है इतिहास की दिशा नहीं बदली। मैं न्यूज बंद करता हूँ और सिस्टम इंटरफेस खोलता हूँ। वर्तमान स्टॉकपाइल 32,000 टन। सिस्टम लेवल LV1, एक्सपीरियंस 0%। अपग्रेड रिक्वायरमेंट 10 टियर एक ज़ॉम्बी कोर्स इकट्ठा करो। कोर्स अपने पिछले जीवन में लोगों को तीसरे महीने में पता चला था कि कोर्स और ज़ॉम्बी दिमाग एबिलिटीज बढ़ाने के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं अब जानता हूं कि वो बेवकूफ खलोए खुद को बचाने के लिए कुत्ते को मारने में व्यस्त थी। सबसे कीमती युद्ध लूट बर्फ में छोड़ गई। वे मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, उन्हें बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैं हल्का नैनो थर्मल कॉम्बैट सूट पहनता हूँ और अपना टैक्टिकल एक्स उठाता हूँ। मैं बाहर जाने का फैसला करता हूँ, अपनी पहली फसल काटने के लिए इस रैगिंग ब्लिजर्ड की पहली रात पर, और देखने के लिए कि वे 2 चूहे अभी तक जमकर मरे या नहीं। पूरी तरह सील्ड नैनो थर्मल कॉम्बैट सूट पहनकर और टैक्टिकल एक्स पकड़े मैं पश्चिमी बाहरी इलाके के बंजर में चलता हूँ। 50 मीटर आगे ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड सिक्योरिटी बूथ को घेरता है। कुल 7। मैं अपनी सांस को नियंत्रित करता हूँ, फिर उस बर्फ के ढेर के पीछे से निकलता हूँ जहां मैं छिपा था। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता अभी भी बूथ पर गुर्रा रहा है। उसे प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिलता और मेरा एक्स पहुंच जाता है। एक भारी आवाज के साथ टैक्टिकल एक्स उसकी सख्त खोपड़ी को चीर देता है। टियर एक ज़ॉम्बी डॉग एलिमिनेटेड। एक्सपीरियंस +5। हलचल तुरंत बाकी 6 कुत्तों को सतर कर देती है। अल्फा एक विशाल टिबेटन मैस्टिफ अपना सिर घुमाता है। उसकी भूत जैसी हरी आंखें मुझ पर टिक जाती है। वो अपने पिछले पैरों से जोर लगाता है। उसका विशाल शरीर टैंक की तरह दौड़ता है। जैसे ही वो आधा मीटर दूरी पर पहुंचता है, मैं अपना बायां हाथ उसके नीचे जमीन की ओर करता हूँ। उसी पल 2 मीटर व्यास का बर्फ का हिस्सा और उसके नीचे जमी हुई जमीन गायब हो जाती है। जमीन मैस्टिफ के नीचे से गायब हो जाती है और वो सीधा नीचे गिरता है। गिरते ही वार करो। मैं उसके पीछे गड्ढे में कूदता हूँ। मेरा टैक्टिकल एक्स हवा में घूमता है और उसकी कमजोर गर्दन के जोड़ पर बेरमी से वार करता है। एक विकृत कुत्ते का सिर लुढ़कता हुआ दूर चला जाता है। एलीट म्यूटेंट हाउंड एलिमिनेटेड। एक्सपीरियंस +20। आइटम ड्रॉप्स टियर 1 पावर कोर। रोशनी मेरे अंदर दौड़ती है। मैं झुकता हूँ और अपनी घृणा दबाते हुए मैस्टिफ की खोपड़ी में टटोलता हूँ। जल्द ही मैं एक नाखून जितना छोटा क्रिस्टल निकालता हूँ जो हल्की लाल चमक छोड़ता है। यही अपोकलिप्स की सबसे सख्त मुद्रा है। कोर ज़ॉम्बी शक्ति का स्रोत और मानव विकास की कुंजी। ऊपर बचे 5 ज़ॉम्बी कुत्ते बेतहाशा भौंकते हैं, लेकिन गड्ढे में उतरने की हिम्मत नहीं करते। मैं ऊपर देखता हूँ एक क्रूर मुस्कान के साथ। जल्दी मत करो, एक एक करके तुम सब मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट हो। एक विचार के साथ मैं अपने सिस्टम स्पेस से एक मॉडिफाइड नेल गन निकालता हूँ। अगले 5 मिनट तक मैं गड्ढे के नीचे ऐसे खड़ा रहता हूँ जैसे मैं टारगेट प्रैक्टिस पर हूँ। लड़ाई खत्म। मैं बाहर चढ़ता हूँ और हर लाश को तलाशता हूँ। किस्मत मेरे साथ है। 7 कुत्तों ने कुल 3 कोर्स दिए। सिस्टम एक्सपीरियंस 22% तक बढ़ गया है। मैं कोर्स को अपने स्पेस में फेंकता हूँ और सिक्योरिटी बूथ की ओर चलता हूँ। अंदर खाली है, केवल बिखरे हुए पैरों के निशान और दीवार पर नाखूनों से खरोंची गई एक लाइन। एथन, तुम इसका भुगतान करोगे। वो सच में अच्छा जीवित रहने वाला है ना? मैं तिरस्कार से मुस्कुराता हूँ। मुझे चिंता नहीं है कि ये 2 महत्वहीन मोहरे क्या कर सकते हैं। इस अपोकलिप्स में जीना अक्सर मरने से ज्यादा दर्दनाक होता है। चूंकि वे ऑफिशियल शेल्टर चले गए हैं, उन्हें वहां अपने इनाम का आनंद लेने दो। वही असली जीता जागता नरक है। मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। मेरी परछाई बर्फीले तूफान में गायब हो जाती है। ये बाहर जाना एक बात की पुष्टि करता है। इस दुनिया में जहाँ सारे नियम ढह चुके हैं, जब तक तुम निर्दयी और काफी मजबूत हो, ये जगह मेरा खेल का मैदान है
और मेरा अगला लक्ष्य ये सेंट्रल हॉस्पिटल डाउनटाउन। वहाँ केवल ज़ॉम्बीज नहीं है बल्कि वो एंटीवायरल सीरम भी है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। हालांकि ये ज़ॉम्बी वायरस को ठीक नहीं कर सकता, ये सामान्य फ्लू और इन्फेक्शंस का इलाज कर सकता है जो शुरुआती चरणों में बेहद जरूरी है। इसी बीच ईस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर में उस जगह को एक अस्थायी शेल्टर में बदल दिया गया है। हजारों बचे हुए लोग प्रवेश द्वार पर भीड़ लगाए हुए हैं। रोना, गालियां और मदद की पुकारें अराजकता में मिल जाती है। हथियारबंद सैनिक तनावपूर्ण चेहरों के साथ व्यवस्था बनाए रखते हैं। धक्का मत दो, लाइन बनाओ, टेम्परेचर चेक जरूरी है, किसी को चोट है तुरंत आइसोलेशन, सप्लाई सीमित है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक कटोरी पॉरेज, और चाहिए सर्च और रेस्क्यू टीम में शामिल हो जाओ। क्लो और रायन भीड़ में घुल जाते हैं, पूरी तरह बिखरे हुए। रुको, तुम क्या कर रहे हो? एक सैनिक उन दोनों को रोकता है जो लाइन काटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अवेकन हूँ। क्लो इस जीवन रेखा को पकड़ लेती है, बेतहाशा अपने हाथ हिलाती है और चिल्लाती है, मेरे पास पावर्स है, मैं खास हूँ, मुझे अंदर जाने दो, मुझे तुम्हारे कमांडर से मिलना है। अवेकंड सैनिक रुकता है। हालांकि आदेश आया था कि स्पेशल एबिलिटीज वाले लोगों की पहचान की जाए। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे इम्पोस्टर्स सामने आए हैं, साबित करो, सैनिक ठंडे स्वर में कहता है। क्लो गहरी सांस लेती है, थकान और भूख से पैदा चक्कर से लड़ते हुए वो अपना हाथ सड़क किनारे एक विशाल कंक्रीट बैरियर की ओर बढ़ाती है। एलिमिनेट एक लाल चमक और कई सौ पाउंड का बैरियर तुरंत हवा में गायब हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। आसपास की भीड़ चुप हो जाती है। सैनिक की पुतलियां तेजी से सिकुड़ती है क्योंकि वो तुरंत अपना रेडियो पकड़ता है। एंट्रांस पर अवेकन दिखा, डेटोनेशन टाइप, आदेश की मांग। 5 मिनट बाद खलोए और रायन को एक गर्म ऑफिस में ले जाया जाता है। डेस्क के पीछे एक मध्यम उम्र का आदमी मिलिट्री कोट में बैठा है। वो खलोए को परखता है। तो तुम्हारी एबिलिटी एलिमिनेशन है, तुम कितना बड़ा एलिमिनेट कर सकती हो? क्या तुम जीवित लोगों को एलिमिनेट कर सकती हो? 2 मीटर डायमीटर के भीतर कुछ भी? खलोए आखिरकार गर्मी महसूस करते हुए थोड़ा ज्यादा स्पष्ट बोलती है, जीवित लोग भी। अभी रास्ते में मैंने एक म्यूटेटेड टिबेटन मैस्टिफ को मारा। कमांडर हंसता है जैसे किसी ने अभी मजाक सुना हो। छोटी लड़की, तुमने एक कुत्ता मारा और सोचती हो तुम अजय हो। वो खड़ा होता है और खिड़की की ओर चलता है, बाहर घनी ज़ॉम्बी भीड़ की ओर इशारा करता है। अब वहाँ हजारों ज़ॉम्बीज हैं। तुम्हारी एबिलिटी जो कुछ बार इस्तेमाल के बाद तुम्हें थका देती है, बैटलफील्ड में बेकार है। खलोए का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। हालांकि कमांडर का स्वर बदलता है जब उसकी नजर बाहर बर्फ से ढके रनवे पर पड़ती है। तुम्हारी एबिलिटी का एक ज्यादा उपयुक्त उपयोग है। बर्फीले तूफान ने सड़कों को बंद कर दिया है, सप्लाई ट्रक्स नहीं आ सकते, स्ट्रिप बर्फ में दब गया है, हमें एक जीवन रेखा साफ करनी है। स्नो रिमूवल। क्लोई खुद को पूरी तरह अपमानित महसूस करती है। मुझे तो चीट सिस्टम के साथ प्रोटैगनिस्ट होना था, अपोकलिप्स की क्वीन बनने के लिए तय, और तुम चाहते हो कि मैं एक सफाई कर्मचारी बनूं? मैं मना करती हूँ, मैं अवेकन हूँ। तुम मुझे इस तरह अपमानित कैसे कर सकते हो? मना करती हो? कमांडर की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। यहाँ काम नहीं तो खाना नहीं। अवेकन भी वही पाते हैं जिसके लिए काम करते हैं। ठीक है, काम मत करो, फिर बाहर निकलो और वापस बर्फीले तूफान में जाओ। वो हाथ हिलाता है। उसके पास खड़े 2 सैनिक तुरंत आगे बढ़ते हैं। उनकी बंदूकें थोड़ा ऊपर उठती है। रायन के पैर डर से कांपते हैं। वो जल्दी से खलोए की आस्तीन पकड़ता है, आंखों से संकेत देता है, खलोए जल्दबाजी मत करो, पहले जिंदा रहो, बाद में कुछ सोचेंगे। खलोए उन काली बंदूकों को घूरती है, फिर बाहर की नरक जैसी ठंड के बारे में सोचती है। उसका घमंड टूट जाता है। मैं करूंगी। वो दांत भींचती है और अपमान में सिर झुका लेती है। आधे घंटे बाद खलोए को स्पेशल क्लियरेंस यूनिट नंबर 098 में भेज दिया जाता है। उसका काम सरल है, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के सामने खड़ी हो और लगातार अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करे सामने की बर्फ और मलबे पर। बर्फ की दीवारों के हिस्सों को एलिमिनेट करो। जैसे ही एक हिस्सा गायब होता है, काफिला आगे बढ़ता है। हर बार जब वो अपनी पावर इस्तेमाल करती है, उसका शरीर पूरी तरह खाली महसूस करता है। जल्दी, क्या समस्या है? पीछे का काफिला इंतजार कर रहा है। सुपरवाइजर मेगाफोन से चिल्लाता है। रायन, जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, उसे सबसे निचले स्तर की ट्रांसपोर्ट टीम में भेजा जाता है। उसका काम है उन लोगों को उठाना जो जम गए या काटे गए और उन्हें इंसिनरेशन पिट्स तक ले जाना। वहाँ की बदबू किसी को बेहोश कर सकती है, साथ ही इन्फेक्शन का लगातार खतरा है। लेकिन जीवित रहने के लिए, उस आधे सड़े हुए बन के लिए उसे सहना ही होगा। देर रात दोनों जिम्नेजियम में सामूहिक सोने के प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं। सैकड़ों लोग यहाँ ठूंसे हुए हैं। पसीने और पैरों की बदबू मिल जाती है। क्लो अपने सूजे हुए सड़ते हाथों को घूरती है। आंसू बेकाबू बहते हैं। ऐसा नहीं होना था। वो एथन के बारे में सोचती है, उस वार्म फायरप्लेस के बारे में। एथन, तुम अभी अपने आप से बहुत खुश होगे। खलोए गंदे कंबल को कसकर पकड़ती है, उसके नाखून उसकी हथेली में धंसते हुए। इस पल सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने का प्लाजा जमे हुए ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। ये जीव मरे हुए नहीं है। जैसे ही ये किसी जीवित इंसान की बॉडी हीट महसूस करते हैं, ये तुरंत जाग जाएंगे। सिस्टम स्टेल्थ फील्ड एक्टिवेट करता है। मैं थोड़ी सी एनर्जी खर्च करता हूँ अपने शरीर के चारों ओर एक थर्मल इंसुलेशन लेयर बनाने के लिए। अपने ग्रैपलिंग हुक का यूज करते हुए मैं सीधे तीसरी मंजिल की खिड़की तक चढ़ जाता हूँ।
तीसरी मंजिल में फार्मेसी है। यहाँ कम ज़ॉम्बीज है। कुछ भटकते हुए नर्स ज़ॉम्बीज को खत्म करने के बाद मैं शेल्फ्स की तरफ चलता हूँ। मेरा हाथ झाड़ता है और दवाइयों की कतार दर कतार तुरंत गायब हो जाती है। मेरे स्वीप के बीच में नीचे से तेज गनफायर फूट पड़ती है। मैं खिड़की की तरफ जाता हूँ और नीचे देखता हूँ। 2 मॉडिफाइड आर्मोर्ड व्हीकल्स हॉस्पिटल के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं। 7 या 8 पूरी तरह हथियारबंद गुंडे ज़ॉम्बीज पर गोलीबारी कर रहे हैं। उन व्हीकल्स पर ब्लैक शार्क का निशान है। ब्लैक शार्क गैंग, ये लोग फिर से, लगता है इन्हें भी मेडिसिन की अहमियत समझ आ गई है और रात के कवर में लूटने आए हैं। क्या संयोग है। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। इसके बजाय मैं खिड़की के पास आरामदायक पोजीशन में बैठ जाता हूँ, नीचे का शो देखने के लिए। ब्लैक शार्क गैंग की फायर पावर जबरदस्त है। वे जल्दी ही रास्ता साफ करते हैं और सीधे लॉबी एलिवेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। गनफायर बहुत तेज है। सिर्फ प्लाजा के ज़ॉम्बीज ही नहीं, आसपास के कई ब्लॉक्स के ज़ॉम्बीज भी यहाँ खिंच जाते हैं। जैसे ही ब्लैक शार्क गैंग लॉबी में घुसती है, फर्श अचानक फटता है। 3 मीटर से ज्यादा लंबा एक विशाल ज़ॉम्बी लहराती मांसपेशियों के साथ नीचे से बाहर फूटता है। टियर 2 म्यूटेंट, टाइटन पावर टाइप। मेरी पुतलियां हल्की सिकुड़ती है। पहले ही टियर 2 म्यूटेंट, ये क्या है, वो चीज क्या है। ब्लैक शार्क गैंग के सदस्य डर जाते हैं। कई अक्स एक साथ फायर खोलते हैं। गोलियां टाइटन पर लगती है, लेकिन सिर्फ छोटे खून के छींटे उछलते हैं। टाइटन गरजता है, पास पड़े एक अबैंडन स्ट्रेचर को उठाता है और फ्रीजबी की तरह फेंक देता है। 2 ब्लैक शार्क गैंग सदस्य तुरंत चूर हो जाते हैं। दृश्य पूरी तरह केओस में बदल जाता है। परफेक्ट टाइमिंग। मेरी आंखें चमक उठती है। वो एक टियर 2 पावर कोर है, एक टाइटन का। ये मुझे सीधे लेवल अप करने देगा और शायद एक नया स्किल अनलॉक करेगा। मैं धैर्य से इंतजार करता हूँ कि ब्लैक शार्क गैंग टाइटन की स्टैमिना खत्म कर दे। 5 मिनट बाद लॉबी शांत हो जाती है। 7 ब्लैक शार्क गैंग सदस्य लाश बन चुके हैं। टाइटन भी बुरी तरह घायल है, जोर जोर से सांस ले रहा है। वो जमीन पर बैठकर लाशों को खा रहा है ठीक होने के लिए। अब मेरा मौका है। एक बाज की तरह मैं तीसरी मंजिल से छलांग लगाता हूँ। हवा में मैं अपने सिस्टम स्पेस से TNT का एक बंडल निकालता हूँ। मैं फ्यूज जलाता हूँ। ये लो तुम्हारे लिए एक तोहफा। टाइटन अपना मुंह खोलता है। इंस्टिंक्टिवली उसे खाना समझकर चबा लेता है। मैं उतरते ही लुढ़कता हूँ और एक सपोर्ट कॉलम के पीछे छिप जाता हूँ। एक जबरदस्त धमाका पूरी इमारत को हिला देता है। जब धुआं छंटता है, टाइटन की गर्दन के ऊपर सब कुछ पूरी तरह गायब हो चुका है। सिर्फ एक विशाल बिना सिर का शव बचा है। मैं आगे बढ़ता हूँ और मांस के टुकड़ों के ढेर में खोजता हूँ। आखिरकार मुझे एक अखरोट के आकार का कोर मिलता है। टियर 2 पावर कोर प्राप्त। हाई प्योरिटी एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड। तुरंत एब्जॉर्ब और अपग्रेड करो। हाँ, मेरे हाथ में कोर तुरंत एक गर्म धारा में बदल जाता है जो मेरी हथेली में बहती है। मुझे अपने शरीर की हर हड्डी चटकती महसूस होती है। ताकत मेरे अंदर बेकाबू होकर दौड़ती है। सिस्टम अपग्रेड सफल। वर्तमान लेवल LV2। नया फंक्शन अनलॉक होता है, स्पेशल रिफ्ट ब्लेड। मेंटल एनर्जी खर्च करके वास्तविकता में एक मीटर का स्पेशल रिफ्ट बनाओ। फिजिकल डिफेंस को नजरअंदाज करता है, किसी भी चीज को काट देता है। डिफेंस को नजरअंदाज करता है। मैं अपनी हथेली की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ। एक काली स्याही जैसी रेखा मेरी उंगलियों पर बनती है। मैं हल्के से उसे पास खड़े आर्मोर्ड व्हीकल के भारी कवच पर खींचता हूँ। जैसे टोफू काटना, कठोर स्टील प्लेट एक साफ लाइन में कट जाती है। मैं संतुष्टि से एबिलिटी वापस लेता हूँ और उन 2 अभी भी चल रहे आर्मोर्ड व्हीकल्स को देखता हूँ। वे उन सप्लाई से भरे हैं जो ब्लैक शार्क गैंग ने पिछले कुछ दिनों में जुटाई थी। धन्यवाद सज्जनों। मैं जमीन पर पड़ी लाशों की तरफ हाथ हिलाता हूँ और सब कुछ, व्हीकल्स और कार्गो, अपने स्पेस में एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। इस हॉस्पिटल यात्रा ने मुझे सिर्फ मेडिसिन और लेवल अप ही नहीं दिया, बल्कि एक बड़ा फायदा भी दिया। अपोकलिप्स का दिन 15, शेल्टर 7। यहाँ की हवा अब सर्कुलेट नहीं होती। खट्टी बदबू और सड़ी हुई निराशा की गंध हर जगह फैली है। जिम्नेजियम जो पहले 50,000 लोगों को संभालता था, अब 30,000 से कम को रखता है। व्यवस्था टूट चुकी है। जनरेटर्स के आखिरकार बंद होने के साथ सभ्यता की आखिरी चमक भी खत्म हो गई है। अंधेरे में लोग अब लोग नहीं रहे, बल्कि भूखे जानवर बन गए हैं। अब खाना नहीं बचा। वेयरहाउस खोलो। अधिकारी सब कुछ जमा कर रहे हैं, जबकि हमें चबाने और भौंकने के लिए छोड़ दिया गया है। दंगा बिना चेतावनी के फूट पड़ता है। हजारों भूखे बचे लोग गार्ड्स की रक्षा रेखा तोड़ देते हैं और लहर की तरह कोर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया की तरफ बढ़ते हैं। गोलियों की आवाज, चीखें और मांस फटने की आवाजें केओस में मिल जाती है। क्लोज स्टैंड के एक कोने में सिमटी बैठी है, एक लंबा कुन स्नो शवल पकड़े हुए। ये पिछला हफ्ता जीते जी मौत रहा है। उसके कभी साफ हाथ अब फ्रॉस्ट बाइट और फफोलों से भरे हैं। क्लोई, भागो, ये जगह खत्म हो चुकी है। रायन दौड़ कर आता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ है। वे कहते हैं बाहर ज़ॉम्बी झुंड ने परिमीटर तोड़ दिया है। ये जगह अब मौत का जाल बनने वाली है। भागो भागो, कहा। खलोए निराशा से बाहर के बर्फीले तूफान को देखती है। बाहर -60 है। बाहर जाना आत्महत्या है। पश्चिमी किनारे जाओ अपने भाई के पास।
रायन उसके कंधे पकड़ता है और उसे जोर से हिलाता है। पहले सिर्फ हम दो से काम नहीं चलता, लेकिन अगर हम इन हजारों को साथ ले जाए तो। इस क्रिटिकल पल में रायन की आवाज एक डेमोनिक फुसफुसाहट ले लेती है। तुम जानते हो कि कमांडर के पास अभी भी कई भारी आर्मर्ड वाहन और भारी हथियार हैं, सही? अगर तुम उसे बताओ कि पश्चिमी बाहरी इलाके में एक किला है जो सप्लाई, हीटिंग और बिजली से भरा है, तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? खलोए की आंखें निराशा से बदलकर नाराजगी में और आखिरकार पागल दृढ़ता में बदल जाती है। तुम सही हो, मुझे अकेले क्यों सहना चाहिए? अगर तुम दरवाजा खोलकर मुझे बचाओगे नहीं, तो अगर मैं मरती हूँ तो सब साथ में मरेंगे। कोर ऑफिस के अंदर कमांडर पसीने में भीगा हुआ अपने अधीनस्थों को दस्तावेज नष्ट करने के लिए निर्देश देता है, जबकि बाहर निकलने की तैयारी करता है। कमांडर, मुझे एक जगह पता है। खलोए अंदर घुसती है, उस पर तनी बंदूकों के बावजूद जोर से चिल्लाती है। मुझे पता है कहाँ सप्लाई है। दसियों हजार टन, साथ में जनरेटर, साथ में पूरी तरह सुरक्षित किलेबंदी। कमांडर मुड़ता है, उसे ध्यान से घूरता है। तुमने क्या कहा? मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरे भाई की जगह है। वो एक होर्डिंग सिस्टम है, अपोकलिप्स से पहले अवेकंड। उसने शहर के हर कोल्ड स्टोरेज को खाली कर दिया। ये पश्चिमी बाहरी इलाके के छोड़े गए औद्योगिक क्षेत्र में है। अगर हम उस जगह को ले लें तो हम जीवित रह सकते हैं, सब जीवित रह सकते हैं। कमांडर की आंखें लालच भरी चमक से जगमगा उठती है, मुक्ति और निराशा की। खबर शेल्टर में वायरस की तरह फैलती है। पश्चिमी बाहरी इलाके में एक ग्रेनरी है। कोई स्वार्थी अमीर आदमी ने दसियों हजार टन खाना जमा कर रखा है। चलो उसे मारते हैं और सब ले लेते हैं। दंगाई जो पहले एक दूसरे को मार रहे थे, अचानक एक समान लक्ष्य पा लेते हैं। आधे घंटे बाद 5 भारी आर्मर्ड वाहनों के साथ आगे चल रहा काफिला, 1 दर्जन से ज्यादा मॉडिफाइड ट्रक पीछे और हजारों जीवित बचे लोग पीछे चलते हुए बर्फीले तूफान में घुसते हैं। खलोए आगे वाले आर्मर्ड वाहन में बैठी है, उसके होठों पर क्रूर मुस्कान खेल रही है। भाई, इस बार मैं तुम्हारे पास एक सेना लेकर आई हूँ। देखते हैं अब भी तुम दरवाजा खोलने से मना करते हो या नहीं। काफिले के पीछे जीवित इंसानों की गंध से खिंचा हुआ एक ज़ॉम्बी झुंड चुपचाप पीछा करता है। स्टील किले के अलार्म नहीं बजते, उसकी जगह बीथोवन की 5वीं सिम्फनी जोरदार तीव्रता से बजती है। काले टैक्टिकल कोट में मैं दूसरी मंजिल की बुलेट प्रूफ फर्श से छत तक खिड़की के सामने खड़ा हूँ। मेरे हाथ में रेड वाइन का गिलास है। मैं दूर बर्फ में हिलती हुई भीड़ को देखता हूँ। आखिरकार निगरानी स्क्रीन पर घने लाल बिंदुओं को देखते हुए मैं मुस्कुराता हूँ। सिस्टम इंटरफेस एक चेतावनी दिखाता है, बड़े पैमाने पर शत्रुतापूर्ण लक्ष्य पास आ रहे हैं। कितना सम्मानजनक। मैं वाइन का एक छोटा घूंट लेता हूँ। मुझे जरा भी चिंता नहीं है, अगर कुछ है तो मैं उत्साहित हूँ। इन कुछ दिनों में घर पर मैं इतना बोर हो चुका हूँ कि जंग लग जाए। एबिलिटीज अपग्रेड करने और पुरानी फिल्में देखने के अलावा धार की नोक पर नाचना अपोकलिप्स का सबसे बड़ा रोमांच है। काफिला औद्योगिक क्षेत्र से 500 मीटर दूर रुकता है। कमांडर की आवाज मेगाफोन से गूंजती है। अंदर एथन, ध्यान से सुनो। हम शेल्टर 7 की आधिकारिक सर्च और रेस्क्यू टीम है। हम अब कानूनी रूप से तुम्हारी सप्लाई और शेल्टर को अपने कब्जे में ले रहे हैं। तुरंत हथियार डालो और गेट खोलो। मैं अपने माइक्रोफोन में हंसता हूँ। तुम्हारा मतलब लुटेरे? मेरी आवाज खुले तौर पर उपहास से भरी है। कमांडर का चेहरा अंधेरा हो जाता है। उसने इतनी जिद की उम्मीद नहीं की थी। जो दया से इनकार करते हैं उन्हें दया नहीं मिलती। क्लोई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अंदर घुस सकती हो? ऊपर जाओ और पुकारो। देखते हैं परिवार के रिश्ते कैसे दिखते हैं। क्लोई को आगे धकेला जाता है। वो आर्मर्ड वाहन के ऊपर खड़ी होती है मेगाफोन के साथ। एथन, तुम घिरे हुए हो। इन लोगों को देखो, ये भूखे हैं। तुम इतनी सारी सप्लाई अकेले जमा कर रहे हो। क्या तुम्हारा ज़मीर नहीं दुखता? अभी दरवाजा खोलो और सब तुम्हारी दयालुता याद रख सकते हैं, वरना जब हम अंदर घुसेंगे तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा। टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा? मैं सिर हिलाता हूँ। मेरी उंगली कंसोल पर एक लाल बटन पर हल्के से टिकी है। छोटी बहन, तुम अभी भी इतनी भोली हो। तुम सोचती हो कि इतने लोगों को लाकर मुझे धमका रही हो। तुम एक्सपीरियंस पॉइंट्स दे रही हो। फायर खोलो। कमांडर धैर्य खो देता है। एक आरपीजी रॉकेट फैक्ट्री गेट की ओर सीटी मारता हुआ आता है, लेकिन जैसे ही वो टकराने वाला होता है एक अदृश्य बाधा चमक उठती है। रॉकेट ऐसे उछलता है जैसे शीशे से टकराया हो। अजीब तरह से दिशा बदलकर पास के ट्रक की ओर जाता है। दंगाइयों से भरा ट्रक तुरंत कबाड़ में बदल जाता है। जवाबी फायर। गोली चलाओ। अनगिनत गोलियां दीवारों पर तूफान की तरह बरसती है, लेकिन सिर्फ चिंगारियां उड़ती है। वे मुश्किल से पेंट को खरोंचती है। मैं उंगलियां चटकाता हूँ। मेरी बारी। फिर मैं बटन दबाता हूँ। डिफेंस सिस्टम सीक्वेंस 2। माइनफील्ड सक्रिय। आगे खड़े दंगाइयों के नीचे की बर्फ अचानक धंस जाती है। सैकड़ों माइन लगातार फटती है। बर्फ तुरंत लाल हो जाती है। सैकड़ों लोग बस हवा में गायब हो जाते हैं। पीछे हटो, पीछे हटो। भीड़ डर से पीछे भागती है, लेकिन पीछे वाले आगे धक्का देते रहते हैं। दृश्य तुरंत पूरी तरह अराजकता में बदल जाता है। तभी उनके पीछे बर्फीले मैदान से कान फाड़ देने वाली हुआ निकलती है। 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बी धमाकों और खून से खिंचे हुए आखिर अपने दांत दिखाते हैं। ताजे खून से उकसकर वे पागल कुत्तों की तरह भीड़ के पीछे घुस जाते हैं। मदद ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी हमारे पीछे हैं। हम घिर गए हैं। क्लो, अपनी एबिलिटी का उपयोग करो और आगे माइनफील्ड साफ करो।
जल्दी। कमांडर, जिसकी आंखें निराशा से पागल हैं, अपनी बंदूक खलोए के सिर पर रखता है। खलोए पूरी तरह कांपती है, आगे के इलाके पर अपनी एलिमिनेशन एबिलिटी का बेतहाशा उपयोग करती है। लेकिन माइनफील्ड बहुत विशाल है। उसकी स्टैमिना समुद्र में एक बूंद है। 1 मिनट से भी कम में उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो वाहन की छत पर गिर जाती है। बेकार। कमांडर उसे वाहन से लात मारकर गिरा देता है और भागने की कोशिश में आर्मर्ड वाहन में कूद जाता है। लेकिन मैं उसे कैसे भागने दे सकता था, क्योंकि तुम इतनी दूर आए हो। कुछ छोड़ कर जाओ। मैं टेरेस पर खड़ा होता हूँ और अपना दाहिना हाथ उठाता हूँ, मुड़ते हुए आर्मर्ड वाहन की ओर पकड़ने जैसा इशारा करता हूँ। स्पेशल रिफ्ट ब्लेड, एक दिखाई देने वाली काली दरार हवा को चीरती है। बिना किसी आवाज के कई टन का भारी आर्मर्ड वाहन और उसके अंदर कमांडर कमर से 2 हिस्सों में कट जाता है। पूरा युद्ध क्षेत्र मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। हर कोई उस एक वार की ताकत से स्तब्ध है। रायन लाशों के बीच छिपता है, ऊपर खड़े आदमी को भगवान की तरह घूरता है। लड़ाई पूरे 3 घंटे तक चलती है। 3000 से ज्यादा की फोर्स लगभग पूरी तरह खत्म हो जाती है। लाशें जमीन पर बिखरी है। ताजे खून की गर्मी बर्फ को पिघला देती है, जो जल्दी ही फिर जमकर लाल बर्फ की मोटी परत बन जाती है। इस जगह को एक विशाल खुले आसमान के मुर्दाघर में बदल देती है। ज़ॉम्बी झुंड को भी मेरी हैवी मशीन गन ने ज्यादातर साफ कर दिया है। बर्फीला तूफान रुक जाता है। एक फीका चांद आसमान में लटका है, इस नरक जैसे दृश्य को रोशन करता हुआ। गेट के सामने सिर्फ 2 जिंदा लोग बचे हैं, क्लोई और रायन। उनके लिए किस्मत से शुरुआत में वाहन से गिरा दिए जाने और मलबे के नीचे मरे होने का नाटक करने से वे किसी तरह अब तक जिंदा रह पाए। गेट धीरे धीरे खुलता है। हाथ में टैक्टिकल एक्स लिए मैं उनकी ओर कदम दर कदम चलता हूँ। क्लो जमीन पर घुटनों के बल बैठती है, चेहरा खून से भरा। मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी। मुझे मजबूर किया गया था। कमांडर ने मुझे आने पर मजबूर किया। तुम जानते हो मैं कितनी डरपोक हूँ। सही, उन्होंने हमें मजबूर किया। हमारे पुराने रिश्ते के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सेवा गुलाम की तरह करूंगी। मैं उनके सामने 2 मीटर दूरी पर रुकता हूँ। बिना एक शब्द बोले मैं अपने सिस्टम स्पेस से एक मेज और कुर्सियां निकालता हूँ। फिर मैं एक छोटा लाल मिट्टी का चूल्हा निकालता हूँ। मैं आग जलाता हूँ, बर्तन रखता हूँ, पानी डालता हूँ, हॉट पॉट बेस डालता हूँ। जल्दी ही मसालेदार खुशबू हवा में फैल जाती है। मैं पतले कटे हुए भेड़ के मांस की एक प्लेट निकालता हूँ और आराम से उसे पकाना शुरू करता हूँ। भूखे, मैं मांस का एक टुकड़ा उठाता हूँ और उसे ठंडा करने के लिए फूंक मारता हूँ। क्लोई और रायन के गले हिलते हैं। उनकी आंखें चाहत से भर जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर से। मुझे एक कौर दे दो प्लीज, क्लोई आंसुओं के साथ विनती करती है। ये दृश्य इतना जाना पहचाना है। मैं मांस को अपने मुंह में डालता हूँ और धीरे धीरे चबाता हूँ। अपने पिछले जीवन में मैंने तुमसे इसी तरह भीख मांगी थी। उस दरवाजे के पार मैंने तुमसे पानी की एक घूंट के लिए भीख मांगी थी। यहाँ तक कि एक एक्सपायर्ड क्रैकर के लिए भी। तुमने क्या कहा था? क्लोई भी पूरी तरह कांपती है। तुमने कहा था सप्लाई उपयोगी लोगों के लिए होती है, बेकार लोग हवा बर्बाद करने के लायक नहीं होते। मैं अपनी चॉपस्टिक नीचे रखता हूँ और उन्हें बर्फ जैसी ठंडी आंखों से देखता हूँ। अब मैं वही शब्द तुम्हें लौटाता हूँ। मैं खड़ा होता हूँ, मेरे हाथ में टैक्टिकल एक्स चांदनी में ठंडी चमकता है। रायन, मैं पुकारता हूँ। रायन सोचता है कि उम्मीद है और जल्दी से ऊपर देखता है। तुमने कहा था तुम क्लो से प्यार करते हो और उसके लिए मर जाओगे, सही? रायन हिचकिचाता है और अपने पास बैठी खलोए की ओर देखता है। उसे मार दो और मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। मेरी आवाज प्रलोभन से भरी है। मैं तुम्हें एक एनहांसमेंट सीरम भी दूंगा। तुम भी अवेकन बन सकते हो। एक खंजर रायन के सामने गिरता है। इंसानियत की अंतिम परीक्षा। नहीं, खलोए डर में रायन को घूरती है, पीछे हटती है। तुम ऐसा नहीं करोगे, हम प्यार में हैं। रायन खंजर को देखता है, फिर एथन के पीछे चमकते हुए गर्म किले को, फिर अपने सामने इस गंदी बेकार औरत को। उस पल में प्यार नाम का मुखौटा पूरी तरह टूट जाता है। रायन अचानक खंजर उठा लेता है और विकृत चेहरे के साथ क्लो पर झपटता है। क्लोई, तुमने उसे सुना। अगर तुम मरोगी तो मैं जीऊंगा। वैसे भी अब तुम बेकार हो। मेरे लिए मरने में क्या गलत है? क्लो चीखती है। जीवित रहने की प्रवृत्ति उसकी आखिरी ताकत को बाहर निकालती है। रायन के हाथ का खंजर हवा में गायब हो जाता है, लेकिन वो पहले ही क्लो के ऊपर है। दोनों हाथ उसके गले को कसकर पकड़ लेते हैं। मर जाओ, मर जाओ, मेरे रास्ते में आना बंद करो। दोनों खून के तालाब में 2 जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ते हैं। बदसूरत, पूरी तरह बदसूरत। मैं इस दृश्य को ठंडेपन से देखता हूँ, जैसे कोई घिनौनी कॉमेडी देख रहा हूँ, जब तक दोनों थककर जमीन पर गिर नहीं जाते हांफते हुए। क्लो का चेहरा काटने से बिगड़ गया है। रायन की एक आंख चली गई है। शानदार। मैं धीरे धीरे ताली बजाता हूँ। लेकिन मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं उनके पास चलता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी उठाता हूँ। मेरा सेफ हाउस कभी कचरा स्वीकार नहीं करता। उनकी बेताब चीखों के बीच कुल्हाड़ी ऊपर उठती है और गिरती है। खून सफेद बर्फ पर ऐसे फैलता है जैसे खिलता हुआ प्लम ब्लॉसम। इस जीवन के सारे बदले आखिर खत्म हो जाते हैं। बिना हिचकिचाए मैं मुड़ता हूँ और अपना हाथ हिलाता हूँ। जमीन पर पड़ी लाशें और दूर के आर्मर्ड वाहन का मलबा सब सिस्टम के वेस्ट डिस्पोजल में समा जाता है। प्रवेश द्वार फिर से बिल्कुल साफ हो जाता है। अंदर वापस मैं विशाल फर्श से छत तक खिड़की के पास चलता हूँ। मैं बाहर अब भी चल रहे
बर्फीले तूफान को देखता हूँ। दुनिया मर चुकी है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं अच्छे से जीऊंगा। मैं कैबिनेट से पुरानी विस्की की एक बोतल निकालता हूँ और 2 गिलास भरता हूँ। एक मैं फर्श पर डालता हूँ, अपने मूर्ख पिछले जीवन वाले खुद के लिए श्रद्धांजलि। दूसरा मैं आसमान की ओर उठाता हूँ, इस क्रूर लेकिन शानदार नई दुनिया के नाम जाम उठाते हुए। हेलो अपोकलिप्स, मैं एथन हूँ, इस क्षेत्र का राजा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको इस तरह की कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।